रेखा गणित में रेखा और कोण का बहुत महत्व है। आइए आज इनके बारे में कुछ अध्ययन करें। दो किरणें जो एक ही बिंदु से आरंभ होती हैं, एक कोण बनाती हैं। 90 अंश से कम माप वाले कोण को कहते हैं न्यून कोण। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम कोण को कहते हैं अधिक कोण। और 180 अंश के कोण को कहते हैं सरल कोण। इनका शीर्ष एक ही बिंदु O है और किरण OA दोनों ही कोणों में है, जो किरणें OB व OC के बीच में हैं। ऐसे दो कोणों को कहते हैं संलग्न कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो कहलाता है पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो कहलाते हैं समपूरक कोण। दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो कुल कितने कोण बनते हैं? जी हाँ, 4। इनमें विपरीत किरणों से बने कोण या आमने सामने बने कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। एक सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु से एक किरण खींचने से दो कोण बनते हैं। इन दो कोणों का योग कितना होता है? जी हाँ, दो समकोण या 180 अंश। ऐसे दो कोणों को रेखीय युग्म कहते हैं। एक ही तल में जब दो रेखाएं होंगी तो दो ही संभावनाएं हो सकती हैं, या वे एक दूसरे को काटेंगी या वे एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इन दो रेखाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? बढ़ाकर देखें, ये परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब इन दो रेखाओं को देखें, इनके बीच की दूरी इतनी है, यहाँ भी उतनी ही दूरी है और आगे भी इतनी ही दूरी है। इन रेखाओं के बीच दूरी हर जगह समान है। इन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। क्या ये रेखाएं आपस में कभी मिल पाएंगी? जी नहीं, समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती। अपने आसपास आपको समांतर रेखाओं के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। आइए देखें। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं। समांतर रेखाओं की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। यह दो समांतर रेखाएं हैं L और M। यह एक तीसरी रेखा है P, जो दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। यह है त्रियक रेखा। इस त्रियक रेखा ने दोनों समांतर रेखाओं को काटा और हर एक पर 4-4 कोण बनाए। इस तरह कुल 8 कोण बने। इन पर नंबर लिख दें। रेखा L के ऊपर कौन कौन से कोण हैं? कोण 1 और कोण 2।
रेखा M के ऊपर कौन कौन से कोण हैं? कोण 5 और कोण 6। और रेखा L के नीचे कौन कौन से कोण हैं? कोण 3 और कोण 4। ऐसे ही रेखा M के नीचे हैं कोण 7 और कोण 8। अब जरा त्रियक रेखा P के दाहिनी ओर बने 4 कोणों के नंबर बताइए। जी हाँ, कोण 1, कोण 4, कोण 5 और कोण 8। और त्रियक रेखा के बाईं ओर कोण कौन कौन से हैं? कोण 2, कोण 3, कोण 6 और कोण 7। वह कोण बताइए जो रेखा L के ऊपर और त्रियक रेखा P के दाहिनी ओर है। जी हाँ, कोण 1 रेखा L के ऊपर और त्रियक रेखा के दाहिनी ओर है। दूसरी रेखा M पर वह कौन सा कोण है जो इसके ऊपर और त्रियक रेखा के दाहिनी ओर है? वह है कोण 5। कोण 1 और कोण 5 समांतर रेखाओं के ऊपर और त्रियक रेखा के दाहिनी ओर है। ऐसे कोणों को कहते हैं संगत कोण। कोण 2 और कोण 6 भी संगत कोण हैं। कोण 3 का संगत कोण है कोण 7। कोण 4 का संगत कोण है कोण 8। इस तरह संगत कोणों के कुल 4 जोड़े बने। संगत कोण के एक जोड़े की तुलना करें। कोण 1 व कोण 5 को लें। कोण 1 इतना है। अब इसे 5 पर रखें। यह तो 1 के बराबर है। कोण 2 देखें कितना है। इसे 6 पर रखें। कोण 2 और कोण 6 बराबर हैं। इस तरह कोण 3 अपने संगत कोण 7 के और कोण 4 अपने संगत कोण 8 के बराबर है। समांतर रेखाओं में संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। आइए समांतर रेखाओं पर बने कुछ और कोणों की तुलना करें। यहाँ ऐसे कौन कौन से कोण हैं जो इन समांतर रेखाओं के बीच में हैं? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। कोण 3 रेखा L के नीचे और त्रियक रेखा P के बाईं ओर है। कोण 5 रेखा M के ऊपर और त्रियक रेखा P के दाहिनी ओर है। कोण 3 और कोण 5 समांतर रेखाओं के बीच ऐसे कोण हैं जिनकी स्थिति एक दूसरे के विपरीत है। ऐसे कोणों को कहते हैं एकांतर कोण। Z और N में एकांतर कोण देखे जा सकते हैं। कोण 3 का एकांतर कोण कोण 5 है। और भी कोई एकांतर कोण यहाँ है? जी हाँ, कोण 4 और कोण 6। यह दोनों समांतर रेखाओं के बीच हैं और विपरीत स्थिति में बने हैं। एकांतर कोणों की तुलना करें। कोण 3 कोण 5 के बराबर है और कोण 4 और कोण 6 भी आपस में बराबर हैं। समांतर रेखाओं में एकांतर कोण सदैव समान होते हैं। कोण 3 और कोण 6 त्रियक रेखा के बाईं ओर बने अंतःकोण हैं। इन्हें मिलाकर देखें। यह सरल रेखा बन गई। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है। ऐसे ही कोण 4 और कोण 5 को मिलाकर देखते हैं। इनका योग भी 180 अंश है। समांतर रेखाओं में त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है।
समांतर रेखाएं ऐसी समतलीय रेखाएं हैं जिनके बीच की दूरी हर बिंदु पर समान होती है। समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती, इसीलिए तो कह दिया जाता है कि ये अनंत पर मिलती हैं। आइए समांतर रेखाओं की विशेषताएं एक बार फिर दोहराएं। समांतर रेखाओं पर बने संगत कोण बराबर होते हैं। समांतर रेखाओं के बीच बने एकांतर कोण परस्पर समान होते हैं। समांतर रेखाओं में त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब एक समस्या आपके लिए। यहाँ एक कोण 40 अंश का दिया गया है। अब ये बताइए कि बाकी 7 कोणों की माप क्या होगी। अब अपने उत्तर की जांच कीजिए। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं: जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त
विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। In geometry, lines and angles are very important. So let us study something more about them. Two rays which originate from the same point form an angle. An angle less than 90 degree is called an acute angle. An angle measuring 90 degree is called a right angle. An angle more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle. An angle measuring 180 degree is called a straight angle. These two angles have a common vertex O and a common ray OA between OB and OC. Such a pair of angles is called a pair of adjacent angles. A pair of angles whose sum is 90 degrees is known as a pair of complementary angles. A pair of angles whose sum is 180 degrees is known as a pair of supplementary angles. How many angles are formed when two lines intersect each other? Of course, 4. Out of these, angles formed by opposite rays are equal to each other. Such angles are known as vertically opposite angles. Two angles are formed when a ray is drawn at any point of a straight line. What is the sum of these two angles? Yes, 180 degrees or two right angles. Such a pair of angles is called a linear pair. If there are two lines in any plane, then there can be two possibilities. Either they will intersect with each other or they will not intersect with each other. What do you think about these two lines? Let us extend them. Now they intersect each other. Actually, they are intersecting lines. Now look at these two lines. Distance between them is so much. Here too, the distance is the same. Distance between these two lines is the same at all the places. Such lines are called parallel lines. Can parallel lines meet each other? No, certainly not. Parallel lines can never meet each other. You will see a number of examples of parallel lines around you. For example,
There are many such examples of these parallel lines. Now, let us study some of the properties of these parallel lines. Here are two parallel lines L and M. This is a third line P which intersects the two parallel lines and is called a transversal. While intersecting both the parallel lines, the transversal P forms 4 angles on each one. In this way, totally 8 angles are formed. Let us number them. Which are the angles that lie above line L? They are angle 1 and angle 2. Which angles lie above line M? They are angle 5 and angle 6. Which angles are formed below line L? They are angle 3 and angle 4. And below line M, they are angle 7 and angle 8. Now, can you tell the 4 angles which are on the right side of the transversal P? Yes, they are angle 1, angle 4, angle 5 and angle 8. And on the left of transversal P, they are angle 2, angle 3, angle 6 and angle 7. Now, can you tell the angle which is formed above line L and is on the right of the transversal? Yes, it is angle 1 which is above line L and is on the right of the transversal. Which angle on line M is above it and on the right of the transversal? Yes, angle 5. Angle 1 and angle 5 are formed above parallel lines and are on the right of the transversal. Such angles are known as corresponding angles. Angle 2 and angle 6 are also corresponding angles. Corresponding to angle 3 is angle 7. Corresponding to angle 4 is angle 8. In this way, 4 pairs of corresponding angles are formed. Let us take a pair of corresponding angles, angle 1 and angle 5. Angle 1 is so much. Now place it on angle 5. This is equal to angle 1. Angle 2 is so much. Now put it on angle 6. We see that angle 2 and angle 6 are equal. Similarly, angle 3 is equal to its corresponding angle 7 and angle 4 is equal to its corresponding angle 8. Thus, corresponding angles are always equal in parallel lines. Let us compare some more angles formed by parallel lines. Now tell the angles which are formed between the two parallel lines. They are angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6. Angle 3 is below line L and on the left of transversal P. Angle 5 is above line M and is on the right of transversal P. Angle 3 and angle 5 lie opposite to each other. Such angles are called alternate angles. Alternate angles are formed in letters Z and N. The angle alternate to angle 3 is angle 5. Can you locate any other pair of alternate angles here? Yes, angle 4 and angle 6. These two angles are formed between the parallel lines and are in opposite directions. Let us compare alternate angles. Angle 3 is equal to angle 5 and angle 4
and angle 6 are also equal to each other. Thus, in parallel lines, alternate angles are always equal. Angle 3 and angle 6 are interior angles between parallel lines and on the left of the transversal. Now let us join them. They form a straight line. The sum of these two angles is 180 degrees. Now join angle 4 and angle 5. They also make 180 degrees. In parallel lines, the sum of the interior angles on the same side of the transversal is always 180 degrees. Parallel lines are such coplanar lines which are equidistant throughout. Parallel lines do not intersect each other. Therefore, it is said that all parallel lines meet at infinity. Let us once again go through the properties of the parallel lines. Corresponding angles formed by the parallel lines are always equal. The alternate angles formed by parallel lines are also equal. Sum of the interior angles formed by parallel lines on the same side of the transversal is always 180 degrees. And now, a problem for you. Here, one angle is of 40 degrees. What will be the measures of the remaining 7 angles? Check your answer